जी, आज का पहला टॉपिक है जी हमारा 404 का एरर। ये हमने पहले भी देखा था कि 404 का मतलब क्या होता है, नॉट फाउंड। यानी जब आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, इवन वो लिंक मेन्यू का टैब भी हो सकता है और कोई एंकर हो सकता है, कोई इमेज का लिंक हो सकता है। जब आप उसे क्लिक करें तो कोई पेज ओपन ना हो, बल्कि उसकी जगह पर 404 का एक पेज एरर पेज आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पेज मौजूद नहीं है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है वो पेज मौजूद ना होने की? मतलब एक वजह तो ये हो सकती है कि वो पेज हो ही ना, लेकिन एक वजह ये भी हो सकती है जब आप किसी पेज को फॉलो कर रहे होते हो तो बेसिकली होता क्या है, ड्यूल रिलेशनशिप होता है। उनका आपस में ड्यूल रिलेशनशिप होता है ना। मतलब एक क्या है कि वेब सर्वर पर एक फाइल है, और एक क्या है कि एक लिंक है, एक हाइपर लिंक बना हुआ है, एंकर बना हुआ है। आप उस पर क्लिक करते हो, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो वो सर्वर पर जाकर उसको ढूंढता है। अगर तो वो वहाँ पर मौजूद होगा फिर तो 404 का एरर नहीं आएगा। अगर वो वहाँ पर मौजूद नहीं होगा फिर 404 का एरर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी दो वजह हो सकती हैं। या तो वेब सर्वर पे फाइल ही नहीं पड़ी हुई है आपकी, एक वजह, या उस फाइल का नाम कुछ और है और लिंक में हम जिस नाम के साथ कॉल कर रहे हैं उसको वो कुछ और है। मिसाल के तौर पे मैंने एक हाइपर लिंक बनाया हुआ है। मतलब मैं ये कहूँ कि मेरी वेबसाइट है, उसका कोई सा भी पेज हो सकता है, उसके ऊपर मेरा एक हाइपर लिंक बना हुआ है इस तरह, ए स्पेस एच रेफ ऐसे ही बनता है ना। और समझ लें फाइल का नाम मैंने रखा हुआ है about.html। अब क्या होता है, फिलहाल मैंने मुख्तसर सा लिख दिया ये, और इसका नाम मैंने रख दिया यहाँ पर about। अब क्या होता है, कोई भी बंदा इस पेज पर आता है, आपके इस हाइपर लिंक पे क्लिक करता है तो कहाँ जाएगा, ये इस फाइल को ढूंढेगा, about.html को। अब जब सर्वर है ना, सर्वर पे जो फाइल पड़ी हुई है, बेसिकली सर्वर पे कौन सी फाइल होनी चाहिए, about.html। लेकिन क्या किया हमने कि शुरू में इसका नाम अबाउट रखा था, लेकिन महीने बाद, 2 महीने बाद, लेटर ऑन हमने इस फाइल का नाम चेंज किया, और इस फाइल का नाम हमने चेंज करके क्या कर दिया, देखिए अब वो किसको कॉल कर रहा है, अबाउट को। लेकिन सर्वर पर फाइल पड़ी हुई है वो कौन सी है, अबाउट अस। कन्फ्लिक्ट हो गया। ये था, मैं ड्यूल रिलेशन की बात कर रहा हूँ, इन दोनों का आपस में रिलेशन है। सर्वर पे जो फाइल पड़ी हुई है उस तक एक्सेस कैसे हो रहा है, लिंक के थ्रू एक्सेस हो रहा है। कोई भी बंदा उस लिंक पे क्लिक कर रहा है, लेकिन जब इन दोनों का लिंक आपस में रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी, रिलेशन क्या है इस फाइल का, अबाउट अस डॉट एच टी एम एल, तो फिर क्या होगा, 404 का एरर जनरेट हो जाएगा। असल में फाइल मौजूद है, इस सूरत में फाइल तो मौजूद है लेकिन उसका नाम चेंज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम सर्वर पर पड़ी हुई फाइलों को रीनेम करें तो हमें ये सोचना पड़ेगा पहले कि भाई ये जिन जिन फाइलों को मैं 10 फाइलों को रीनेम कर रहा हूँ, क्या इनके हाइपरलिंक्स हैं, इन 10 फाइलों के क्या 50 हाइपरलिंक्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 50 जगह पर जाकर उस फाइल का नाम फिर तब्दील करना पड़ेगा। ये एसईओ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। स्ट्रॉन्ग फैक्टर का क्या मतलब है कि ऐसी है ना, जैसे कोई बंदा किसी को कोई एड्रेस दे कि भाई आपसे मेरी मीटिंग है, आप इस जगह पे आ जाइएगा, और जब वो उस जगह पर जाए तो उस जगह पर वो जगह ही एग्जिस्ट ना करती हो, यानी उस बंदे की वो स्पेस ही ना हो, बुरा लगेगा आपको। सेम इसी तरह अगर आप किसी को कह रहे हैं, गूगल के थ्रू कह रहे हैं ना कि भाई इस लिंक को फॉलो करो तो ये पेज खुल जाएगा, लेकिन जब उसको फॉलो करते हैं तो एरर आ जाता है, तो क्लाइंट के ऊपर, व्यू विजिटर के ऊपर तो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा, वेबसाइट का भी बुरा इंप्रेशन पड़ेगा और गूगल का भी बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। सो गूगल कहता है कि अगर आपकी ऐसी वेबसाइट होगी, बैड लिंक्स वाली वेबसाइट होगी, जो कि लिंक फॉलो नहीं हो रहे होंगे, तो फिर मैं आपको पेनल्टी करूंगा। पेनल्टी क्या करेगा, रैंक नहीं होने देगा मुझको। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जब एसईओ ऑडिट हम करें, जब हम एसईओ ऑडिट करेंगे तो हमें ये भी देखना है कि क्या इनको हम बोलते हैं ब्रोकन लिंक्स। यानी ब्रोकन लिंक्स का क्या मतलब है कि लिंक तो है मगर ब्रेक हो चुका हुआ, इस वक्त ये अवेलेबल ही नहीं है। अब इसकी बहुत सारी वजह है ना, या तो ये फाइल ही नहीं मौजूद, या इस फाइल का नाम कुछ और है, बस दो ही वजह हो सकती है, तीसरी तो कोई वजह हो ही नहीं सकती। या आप नाम बाई मिस्टेकनली गलत लिख रहे हो, मतलब मैं यहाँ पर अबाउट नहीं लिखा, भाई पड़ी यही हुई है, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया अबाउट, चलो अभी गलत हो गया, अब मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हुई, फिर भी ये फॉलो नहीं होगा। सो ये रीजंस हैं ब्रोकन लिंक्स के। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जब मैं किसी वेबसाइट का ऑडिट करता हूँ तो मुझे ये भी चेक करना है कि क्या इसमें ब्रोकन लिंक तो नहीं है। अगर इसमें ब्रोकन लिंक्स पड़े होंगे, इसका क्या मतलब है कि मुझे चेक करना है। अब मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर 1000 पेजेस हैं, 500 पेजेस हैं,
अब अगर मैं ये ब्रोकन लिंक चेक करना शुरू करूंगा, ये तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हमें ब्रोकन लिंक चेक करने में। इसलिए उसने आपको इसके लिए कुछ टूल्स दिए हैं जी। हाउ टू फाइंड एंड फिक्स योर 404 पेजेस। नंबर ऑफ टूल्स, इस काम के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। नंबर 1 ये Ahref, मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ Ahref को, ठीक है। इस पर क्लिक करें जी हम, ठीक है। आगे अच्छा, अब यहाँ पर आकर हम अपनी कोई भी वेबसाइट दे देंगे जिसके हम चेक करना चाहते हैं ब्रोकन लिंक्स। यहाँ लिखता हूँ जी वेबसाइट HTTP, अगर लिंक खुला हो तो आप उसे कॉपी करके ले आए, वो ज़्यादा अच्छी बात है। http:// जी बिल्कुल हो जाते हैं .com। मैंने कहा इस वेबसाइट के ब्रोकन लिंक चेक, क्या कहता है, कोई भी ब्रोकन लिंक नहीं है जी इसमें। ये फ्री है, वो पेड तो बहुत महंगा होता है इसका। ये पे ही होता है, ये क्रैक भी नहीं होता, ये जेन्युइन पे करना पड़ता है। और इवन सम टाइम ऐसे होता है कि जिन लोगों के पास ये टूल्स होते हैं जो सेल कर रहे होते हैं, उनसे इसका एक्सेस चला भी जाता है कुछ दिनों के लिए। मतलब इसकी कोई आपको रिलायबिलिटी नहीं देता कि ये टूल आप, अदरवाइज आपको ना 3-1 हज़ार रुपये में अच्छे खासे टूल्स मिल जाते हैं। 2000 से 3000 के पैकेज में बहुत सारे फ्री टूल्स मिल जाते हैं। नहीं, जैसे भी आपने बताया था नहीं स्पेलिंग मिस्टेक, बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से ही तो लिंक टूटा हुआ है। वो कहेगा ना टूटा है। अब ये हमारा काम है ना फाइंड करना, यानी कि मैं ब्रोकन लिंक, अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ starscollege.edu.pk, अब ये सारों के खत्म हो चुके हैं, मैंने इनके पहले इनको बताए थे, जिनमें बहुत सारे ब्रोकन लिंक्स थे पहले। यहाँ पर है ना, क्या कहते हैं, ब्रोकन लिंक्स ऑन योर साइट। आगे 7404 भी आ रहा है। अब मैं ये मेरा काम नहीं है, ये SEO वाले बंदे का काम नहीं है ब्रोकन लिंक्स को, क्योंकि ये तो बेसिकली वेबसाइट्स है ना, उसके पेजेस हैं, वेबसाइट तो बनाई है डेवलपर ने। अब मैं डेवलपर को कहूँगा ये, हाँ अलबत्ता अगर मेरे क्लाइंट ने डेवलपर की छुट्टी करा दी हुई कि भाई वेबसाइट बनवानी थी बस, अब आप ही देखें इसको, फिर मैं इसे खुद देखूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैंने देखने का तरीका सारा समझा दिया आपको। यहाँ तो हाइपरलिंक में गलत नाम लिखा हुआ है, यहाँ सर्वर पे गलत नाम लिखा हुआ है, दोनों नाम आपस में मुताबिकत नहीं रखते, यहाँ सर्वर से फाइल डिलीट हो गई है, सिर्फ ये वजह होगी। यानी अगर मैं इस लिंक को देखूं, जैसे ये वाला जो लिंक दे रहा है, जो लिंक्स ब्रोकर है डिटेल भी दे दी इसमें। हाँ बिल्कुल डिटेल दी है साथ, ठीक है। हाँ यहाँ से पता लग गया ना। अब ये मैं उसको भेजूंगा तो वो ये कहेगा ये कहता है ये वाले पेज जो है ना ये ब्रोकन लिंक पे आ रहा है आपका। इसके अंदर कोई एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका लिंक मौजूद नहीं है। अब मैं उसको डेवलपर को कहूँगा कि भाई चेक करो इसको क्या इशू है ये, ठीक है, ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे ब्रोकन लिंक 0 नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक ये मसला हमारा हल नहीं होगा, ठीक है। चलो जाए वापस। एक ये टूल है, और भी टूल्स हैं। डेड लिंक चेकर, इस पर क्लिक करो। आगे कौन सी वेबसाइट खोली थी हमने, स्टार्स। और आपने जब भी चेक करनी होंगे ना, एक से ज्यादा टूल से चेक करें, क्रॉस चेक होगा, ठीक है, कि कहीं टूल गलत रिटर्न तो नहीं कर रहा हमने। होल वेबसाइट, सिंगल वेब पेज, एक पेज से देखना है आपने कि पूरी की पूरी वेबसाइट से देखना है जी। ये क्या आ गया पता है ना, इसे बोलते हैं कैप्चा। वेरिफिकेशन आ गई है, इसको करें और चेक करें। शुरू कर दिया इसने फाइंड करने। मैंने कहा ये वाला टूल भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रोकन लिंक का तो मतलब ही होगा कि एसईओ का भी स्कोर नहीं बढ़ेगा और बाउंस रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि भाई लोग कहेंगे ये तो वेबसाइट ही ऐसी है, इस पर तो कुछ चीज़ है ही नहीं है, ठीक है। तो जब आप ब्रोकन लिंक्स वाली चीज़ें ख़त्म करें, मिसाल के तौर पर
हम कहते हैं भाई जनवरी से लेकर मार्च तक एडमिशन्स होते हैं, तो हमने क्या किया, एक एडमिशन ओपन का टैब लिंक बना दिया। अब एडमिशन ओपन की एक फ़ाइल भी पड़ी है ना, तो जब मई का महीना आएगा तो अब हमें क्या करना है, उस लिंक को रिमूव करना है, ताकि कोई भी क्योंकि हमने वहाँ से वो फाइल ही रिमूव कर दी हुई है एडमिशन वाली, ताकि वो लिंक क्लिक ना हो। ठीक है, उस लिंक को ख़त्म करना है। चलो जी आगे चलते हैं। ये तो एक चीज़ होगी हमारी, ये मैंने आपको सारा तरीका बता दिया जी ब्रोकर लिंक्स क्या होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है जी हमारे पास HTTP एंड HTTPS। अच्छा, हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं, हमें क्या ख़रीदना है, हमें डोमेन ख़रीदनी है नंबर 1, हमें क्या ख़रीदना है, हमें होस्टिंग ख़रीदनी है, और साथ साथ हमें SSL भी परचेज करनी है, सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL क्या होती है जी, सिक्योर सॉकेट लेयर। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हम SSL परचेज कर रहे हैं और हमने अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर लिया। अब हमें कैसे पता लगेगा हमारी वेबसाइट सिक्योर है कि नॉन सिक्योर है? अगर आपकी वेबसाइट HTTPS पर है तो आपकी वेबसाइट सिक्योर है, अगर आपकी वेबसाइट HTTP पर है तो आपकी वेबसाइट अनसिक्योर है, नॉन सिक्योर है जी। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है, इसको देखते हैं अभी। अच्छा, ये पहचान देखें पहले तो जी, ये लॉक लगा हुआ है आपकी वेबसाइट को URL में, तो इसका मतलब है कि ये वेबसाइट सिक्योर है जी। dastagir-engineering.com, इस पर तो लॉक नहीं लगा हुआ। ये सिंपल सा तरीका है चेक करने का कि SSL लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। ठीक है, अब SSL नहीं लगी हुई है और लगी हुई है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है बेसिकली। अगर तो आपने SSL नहीं लगाई, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको कोई आपका फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर इस्लामाबाद से कोई TCS भेजे, ठीक है, और वो एक लेटर हो, जैसे आपकी अटेंडेंस शीट है, मैं इसको यहाँ से फाड़ूँ और TCS वालों के पास ले जाऊँ कि भाई इसको मैंने भेजना है, तो ये आपका TCS ऐसे ही ट्रैवल करेगा इसी तरह। तो इसका मतलब क्या होगा, कोई सिक्योरिटी तो नहीं है। जिस रास्ते से गुजर रहा है सबको पता है कि आपका लेटर में क्या लिखा हुआ है। ये अभी मैं लेटर की बात कर रहा हूँ, इसमें पैसे भी हो सकते हैं, कोई सामान भी आप भेज सकते हैं किसी को, ठीक है। सो रास्ते में फिर चोरी के चांसेस तो बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हम इसी को किसी चीज़ में डाल दें, डब्बे में डाल दें, पैकेट में डाल दें, इन्वेलप में डाल दें, फिर जब हम इसको ट्रैवल कराएंगे तो ये जाकर अनसील कहाँ पे होगा, जिसको भेजेंगे वहाँ पर जाकर दौरान सफ़र, तो ये सिक्योर है हमारे पास। बिल्कुल इसी तरह ये SSL और नॉन SSL वेबसाइट्स हैं। अगर आपकी वेबसाइट SSL है तो आप समझो कि उसको सर्वर साइड से एक चेक लग जाता है, एक सील लग जाती है। उसके बाद जब वो ट्रैवल करते करते क्लाइंट तक पहुंचती है तो वहाँ जाकर वो अनलॉक होती है, यानी उसकी सील उधर जाके ख़त्म होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग वो सिक्योर हो गई, यानी रास्ते में से कोई भी नहीं पढ़ सकता। ये है SSL, ये भी हमें परचेज करनी पड़ती है। कुछ कंपनीज हैं जब आप फर्स्ट टाइम डोमेन होस्टिंग के साथ आती है, ये डोमेन के साथ नहीं आती है, होस्टिंग के साथ फर्स्ट ईयर के लिए आपको फ्री दे देते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आपको लेनी हो तो ये आपको बाय ही करनी पड़ेगी। और इसके लेवल्स हैं बहुत सारे, 2000 से शुरू हो जाती है ये, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी हाई लेवल की करनी है, आमतौर पर हम लोगों ने 2000-2500 वाली ही SSL लगाई होती है, ये जिसमें आपको लॉक नजर आने लगा ये हैकिंग वगैरह के लिए प्रोटेक्शन होती है या जो हमारी गलती होती है? नहीं, ये देखिए, एक प्रोटेक्शन है हैकिंग की और एक प्रोटेक्शन है वायरस की। तो अब ये ना समझिए कि ये एंटीवायरस है, ये एंटीवायरस बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ हैकिंग प्रोटेक्शन है। यानी आपका डाटा की सिक्योरिटी को देख रहा है सिर्फ, कि आपका डाटा सिक्योर तरीके से जा रहा है, किसी को रास्ते में कुछ पता नहीं लग रहा कि चीज़ क्या है आपकी, ठीक है ना। जैसे मैं को फेसबुक का अकाउंट भाई सिक्योर ही नहीं किया हुआ आपने, ना उसको मोबाइल नंबर से सिक्योर किया, ना आपने उसको कोड्स के साथ सिक्योर किया, ना आपने उसे अपने ID कार्ड से सिक्योर किया, तो इसका मतलब है कोई भी बंदा आपके अकाउंट को हैक कर सकता है, यानी आपके अकाउंट की ऑनरशिप चेंज हो सकती है। सिर्फ इस तरह करने से सिर्फ ऑनरशिप चेंज हो गई, हैक करेगा, उठा के ले जाएगा आपकी वेबसाइट को। लेकिन अगर आपने SSL ली, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी इम्पोर्टेंट होस्टिंग है उतनी ही इम्पोर्टेंट SSL भी है। यानी हमने अगर होस्टिंग अच्छी ले रहे हैं तो हमें SSL ज़रूर साथ लेनी है, ठीक है। और ख़ास तौर पर अगर आपकी वेबसाइट पर कुछ पेमेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं तो SSL का होना तो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट को वायरस से प्रोटेक्शन देना चाह रहे हैं तो ये और बात है, फिर आपको एंटीवायरस की ज़रूरत है, वो आप अलग परचेज़ करोगे, लेकिन उसकी हमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। एंटीवायरस का हमें कोई इतना ख़ास इशू नहीं है, इसलिए कि हमने जिस सर्वर पर अपनी वेबसाइट रखी है वहाँ एंटीवायरस है। हाँ, आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं अपने कंप्यूटर से एक वेबसाइट बनाता हूँ और मेरे कंप्यूटर में कोई एक वायरस छुपा बैठा है,
और वो वायरस कहता है कि जब मैं ऑनलाइन कोई फाइल होगी ना मैं तब एक्टिवेट होऊंगा। अब वो वायरस एक्टिवेट हो गया, उस वायरस को उन्होंने भी कहा, कहते हैं ये आपके एंड पर है भाई, आप अपने दूसरी वाली अपनी होस्टिंग दें। समटाइम ऐसे भी होता है कि अगर वायरस हो तो उनके सर्वर्स रिकग्नाइज कर लेते हैं और उसको वो अपलोड नहीं होने देते। यानी कि मैं अपलोड करूंगा वेबसाइट तो कहेगा जनाब इस पर वायरस है, मैं इसे अपलोड नहीं करूँगा। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे हो सकते हैं जो हिडन बैठे हों बिल्कुल, और वो ये कहेंगे मैंने अभी एक्टिवेट ही नहीं होना, वो एक्टिवेट ही कुछ अरसे के बाद होना उन्होंने, वो तो हो जाएंगे ना फिर बाद में, फिर हमें एंटीवायरस पर जो एक्सपेंसिव हो जाएगा, हमें एंटीवायरस लेना पड़ता है। या हमें ऐसी होस्टिंग पर जाना चाहिए जो, एक और चीज़ याद रखें, जो होस्टिंग होती है ना विंडो बेस्ड, एक होस्टिंग विंडो बेस्ड है, एक होस्टिंग लिनक्स बेस्ड है। जिनके लिनक्स के सर्वर हैं आप उनके पास हैं। उसकी वजह क्या है कि जो मोस्टली विंडोज़ के वायरसेस हैं, जो विंडोज़ पे वायरसेस लिखे जाते हैं ना, वो लिनक्स पर एक्टिवेट नहीं हो सकते। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो है ना आपके घर में, विंडो 7, विंडो 10, इसी तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स के नाम से, जो नेटवर्किंग का ऑपरेटिंग सिस्टम है प्योर। मोबाइल कंपनीज जो होती है ना, उनके पास विंडोज़ नहीं होगा उनके सर्वर्स पर। जैसे आप कंप्यूटर लैब में जाएंगे कॉलेज की, वहाँ पर विंडो होगी, लेकिन जो बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं, जो बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं? कम अज़ कम लिनक्स। इसके अलावा भी बहुत सारे मल्टी लैंग्वेज है। अब लिनक्स के ऊपर बहुत सारे वायरस एक्टिवेट नहीं हो सकते, खास तौर पर जो विंडोज़ के वायरसेस हैं ना, मतलब जो मेरी मशीन में वायरस आ रहा है ना, वो स्पेशली विंडो के लिए लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, उस वायरस से एक्टिवेट होने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? वो जो बंदा, देखिए वायरस में जो सॉफ्टवेयर ही है ना, तो एक बंदे ने सॉफ्टवेयर लिखा है, वो लिख रहा है ना कि भाई इसे कब एक्टिवेट होना है, जब उसको ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। तो उनको पता है कि भाई जो वायरस लिख रहे हैं, उनको पता है कि किसी के घर में लिनक्स तो होगी नहीं। कोई भी बंदा लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू, ये सारे फ्लेवर्स हैं नेटवर्किंग वाले, लिनक्स के फ्लेवर्स हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा घर में। इसलिए ज़्यादा वायरस किसके लिए लिखे जाते हैं? विंडोज़ के लिए लिखे जाते हैं। इसका मतलब अगर आपकी होस्टिंग लिनक्स की है तो सिक्योर होगी, ठीक है। सो ये तो है हमारा कॉन्सेप्ट HTTP और HTTPS का। अब थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं, क्या चीज़ है जी। HTTPS इज HTTP विद इंक्रिप्शन। क्या कहता है? कहता है ये उसी की इम्प्रूव्ड फॉर्म है HTTP की। पहले HTTP होता था, उन्होंने इसको फिर ज़्यादा सिक्योर करने के लिए HTTPS कर दिया, ठीक है। यानी कि HTTP ही की इम्प्रूव्ड फॉर्म क्या है? HTTPS है। द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोटोकॉल इज दैट HTTP यूजेस SSL to encrypt normal HTTP requests and responses. As a result, HTTP is far more secure than HTTP. यही बात जो मैंने अभी आपको बताई है, कहता है ये सिक्योर है। A website that uses HTTP has HTTP, ये कहता है ये तरीका पहचानने का। वैसे तो मैंने आपको दिखा दिया ना, अभी तो HTTP लिखा हुआ भी नज़र नहीं आ रहा था। एक पे सीधा सीधा लिखा हुआ था नॉन सिक्योर, और एक पे लॉक बना हुआ था। जिस पे लॉक बना हुआ है वो सिक्योर है, वो SSL प्रोटेक्टेड है। What SSL stands for, ये मैंने आपको बता दिया था। सिक्योर सॉकेट लेयर इज अ स्टैंडर्ड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड अच्छा, इंक्रिप्शन का क्या मतलब होता है? इंक्रिप्ट करने का क्या मतलब होता है? इंक्रिप्ट करने का मतलब ये है कि मैंने कुछ लिखा हुआ है, मैं कागज़ पर आपको कुछ लिख कर दूँ, ठीक है, और वही मैसेज मैंने किसी को कोड के थ्रू देना हो तो मैं उसको किसी और तरीके से कर दूँ। जैसे फौज में होते हैं ना, मैसेजेस जा रहे होते हैं, इंक्रिप्ट होकर मैसेज जाते हैं, कोड में जाते हैं मैसेज। तो वो कहता है कि आपका जो असल डाटा है ना, मैं उसको इंक्रिप्ट कर देता हूँ ताकि कोई भी बंदा उसको नंबर ऑफ काउंट्स के साथ डिटेक्ट ना कर सके। मिसाल के तौर पर मैंने अपनी फाइल का पासवर्ड लगाया 15 करैक्टर्स का। अब किसी को पासवर्ड तो नज़र नहीं आ रहा मैंने क्या लगाया हुआ है, लेकिन उसको ये पता लग रहा है कि 15 करैक्टर्स हैं। तो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू अटैम्प्ट की जा सकती है उसको ब्रेक करने के लिए। लेकिन अगर मैं पासवर्ड लगाऊँ 15 करैक्टर्स का और जब वो आगे जाए तो इंक्रिप्ट होकर जाए, तो हो सकता है कभी वो 7 शो कर रहा हो, कभी वो 24 शो कर रहा हो, कभी वो 100 शो कर रहा हो। तो अब किसी को भी नहीं पता लगेगा कि ये पासवर्ड की एक्चुअल लेंथ कितनी है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड इंक्रिप्शन। इनक्रिप्ट का मतलब क्या है कि उसने डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया, कोई इसको पढ़ ही नहीं सकता। डाटा है, एक डाटा फॉर्म में है, एक बगेज फॉर्म में है, ठीक है, वो किसी के काम का नहीं। जैसे आप जिप करते हो, मतलब आप जिप फाइल को पढ़ तो नहीं सकते अनटिल आप उसे अनजिप ना कर लो। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जिप फाइल भेजूं और मैं उसको लगा दूं पासवर्ड, आप पढ़ सकते हैं उसे, आप आपसे अनजिप भी नहीं कर सकेंगे। आपको अनजिप करने के लिए भी पासवर्ड की ज़रूरत है। और अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, आपके पास जितना अच्छा मर्जी एक्सट्रैक्टर हो, आप उस जिप फाइल के डाटा को रीड नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। अच्छा, वो क्या कहता है? टिपिकली अ वेब सर्वर एंड अ ब्राउजर और मेल सर्वर। अच्छा, ये समझ लें कि ये SSL सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के लिए नहीं है, ठीक है। SSL आपकी ईमेल्स पर भी अप्लाई होती है, यानी जीमेल का जो अकाउंट है आपका, उसके ऊपर भी SSL लगी होगी। और दूसरे जो ईमेल्स होते हैं कंपनी ईमेल्स, मिसाल के तौर पर हमारी एक वेबसाइट है peaksolution.edu.pk, ठीक है, ये तो हमारी वेबसाइट है ना।
अब हमने क्या किया हुआ है कि हमारा जितने स्टाफ हैं इन सब स्टाफ के ईमेल्स बनाए हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मेरा अपना ईमेल है PLHR38 जी, मैं कह रहा हूँ वो मेरा ईमेल 98 से चलने लगा हुआ है, तो लाजमी बात है जब मैं पीक सॉल्यूशन छोड़कर जाऊँगा तो ईमेल इनको तो नहीं देके जाऊँगा, अपना ईमेल तो साथ रहेगा मेरे। तो अब फॉर एग्जांपल इनका सारा स्टाफ आता है, अपने ईमेल्स लेकर आता है, सारा डाटा तो उधर आ रहा है पीक सॉल्यूशन का, उसके वो जब चला जाएगा तो अपना ईमेल साथ ले जाएगा, पीक सॉल्यूशन को तो दे के नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी को ऐसे तो नहीं करना चाहिए कि लोगों के पर्सनल ईमेल्स को अपने ऑफिशियल ईमेल के तौर पर यूज़ करें, बल्कि एक तरीका तो ये होगा कि वो अलहदा जीमेल बनाकर दे देंगे। जैसे मुझे जीमेल बनाकर एक देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। अब जब तक मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये ईमेल मेरे पास है, जब मैं यहाँ से रिज़ाइन करके जाऊँगा तो ईमेल मैं इनको हैंड ओवर करके चला जाऊँगा, फिर जब मेरी जगह पर नया ट्रेनर आएगा उसको दे देंगे ये। मतलब ये एक साइंस है। अब एक दूसरी साइंस क्या यूज़ करते हैं, दूसरी साइंस ये यूज़ की जाती है कि भाई वो जो हमारी वेबसाइट है ना, बेसिकली peaksolution.edu.pk, जब मैंने होस्टिंग परचेज करता हूँ तो उसमें हमें ईमेल्स भी मिलते हैं फ्री में कि पता है आप इस साइट के ऊपर अपने ईमेल्स भी बना सकते हो, यानी हमें ईमेल सर्वर का एक्सेस भी देता है। मिसाल के तौर पर मैंने होस्टिंग परचेज की, उसने मुझे कहा आपको 50 ईमेल फ्री हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ईमेल्स उधर बनाएंगे, यानी मेरा ईमेल होगा dm@peaksolutions.edu.pk, जो ग्राफिक्स का टीचर है उसका ईमेल होगा graphics@peaksolutions. अब होगा, इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि इनका एक बंदा बैठा हुआ है मैनेजर के तौर पर जो वेबसाइट को देख रहा है, इसका मतलब है होस्टिंग उसके पास है, होस्टिंग उसके पास है तो ईमेल्स का एक्सेस भी उसके पास है। अब हमारे ईमेल से क्या होने लगा हुआ है सब उसके नॉलेज में है, उसको भी पता लग रहा है कि कौन सी ईमेल आ रही है, कौन सी ईमेल जा रही है, ईमेल बॉक्स भर गया है, पूछेगा भाई कौन सी ईमेल डिलीट, हो सकता है मुझे उसने स्पेस दी हो कि भाई आप कितनी ईमेल्स बना सकते हो, मुझे दे दी उसने स्पेस कि भाई आपने 500 MB की स्पेस है, इससे ज़्यादा ईमेल्स आपने इस पर रिसीव नहीं करनी है। तो जब मेरा 400 हो जाएगा तो मैं जो मुझे लगेगा अननेसेसरी ईमेल्स है मैं डिलीट कर दूँगा। मेरी बात समझ में आ गई है? तो कहता है ये ईमेल के ऊपर भी अप्लाई होता है। अभी हम जो ईमेल यूज़ करते हैं आमतौर पर, हम कौन से ईमेल यूज़ कर रहे होते हैं भाई, हम लोग तो जीमेल यूज़ कर रहे हैं मोस्टली, याहू यूज़ करेंगे, MSN यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन जो होस्टिंग के ईमेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लाइंट ईमेल। उस तरह के ईमेल एड्रेस को बोलते हैं कि क्लाइंट ईमेल है, यानी ये वेब सर्वर के ऊपर है। भाई एक चीज़ याद रखते हैं, उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी स्पीड जीमेल की होगी, याहू की होगी, MSN की होगी। वेबसाइट वाले की इतनी अच्छी स्पीड नहीं होगी। अगर आपने डेडिकेटेड ईमेल बाय किए होंगे तो शायद फिर कुछ इससे बेहतर हो जाए, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ, जैसे ही सर्वर डाउन हुआ है, लेकिन जीमेल का सर्वर तो डाउन नहीं होगा ना, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप कभी कभी डाउन होता है, आमतौर पर तो नहीं होता, लेकिन ये वाले सर्वर्स डाउन हो सकते हैं। और ये ईमेल के ऊपर भी कुछ हो सकता है कि आपने कोई बड़ी सी ईमेल रिसीव कर ली है, बड़ी बड़ी वीडियोस आनी शुरू हो गई हैं, उस वक्त भी डाउन हो सकता है। सो इसका मतलब वो इतना रिलायबल नहीं होता, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी सबसे बड़ी है आमतौर, और इसका क्लाइंट्स पे इंप्रेशन पड़ता है। मतलब अगर मेरा ईमेल होगा ना ali@gmail.com और दूसरी सूरत में मेरा ईमेल होगा ali@peaksolutions.edu.pk, तो मेरे क्लाइंट्स को एक अच्छा इंप्रेशन मिलेगा कि भाई ये ऐसे जीमेल के एड्रेसेस नहीं यूज़ कर रहे, बल्कि ये अपनी वेबसाइट के एड्रेसेस यूज़ कर रहे हैं। सो ये एक अच्छा इंप्रेशन मिलता है उस पर, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ SSL सर्टिफिकेट? एन SSL सर्टिफिकेट कहता है इसका पर्पस क्या होता है, SSL सर्टिफिकेट इज अ बिट ऑफ कोड ऑन योर वेब सर्वर दैट प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर ऑनलाइन कम्युनिकेशन। जी मैंने अभी आपको बताया कि सिक्योरिटी देता है ऑनलाइन कम्युनिकेशन पे, कि जब डाटा ट्रैवल कर रहा होता है तो सेफ होता है। When a web browser contact your secure website, the SSL certificate enables encrypted connection. कहता है ये करता कैसे है काम? कहता है जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट जाती है ना, मतलब अगर कोई बंदा कनाडा से बैठकर मेरी वेबसाइट को खोलेगा www.abc.com, तो मैंने ABC जिस सर्वर पे रखा हुआ है, बेसिकली उस कनाडा से उधर उसके पास एक रिक्वेस्ट जाएगी कि भाई मुझे ये वेबसाइट चाहिए। अब वो जब उसको रिक्वेस्ट जाएगी तो ये SSL का सर्टिफिकेट क्या करेगा कि जैसी उसकी रिक्वेस्ट आएगी वो क्या करेगा, उसकी वेबसाइट को पैक करेगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि उसकी वेबसाइट को पैक करेगा, लॉक लगाएगा और रिक्वेस्ट उसकी तरफ भेज देगा। अब जब वो रास्ते से गुजर रही है तो पैक मोड में जा रही है, जैसे ही वो उसके पास क्लाइंट के पास पहुंचेगी उसको अनपैक कर देगा, सिक्योर हो गया डाटा। मतलब ये तरीका होता है, यानी जब भी रिक्वेस्ट आएगी SSL उसको एक सर्टिफिकेट लगा कर भेज देगा, और सर्टिफिकेट को और आसान करना है तो उसको एक सील लगा कर भेज देगा। और सील ओपन कब होगी, बिल्कुल उसी तरह ना जैसे मेरा TCS आए, कभी पेमेंट करने से पहले आप TCS खोल सके हो? नहीं खोल सके ना। वो कहते हैं भाई TCS खोलना है तो पहले पैसे दे दें हमें, ताकि मुझे पता लग जाएगा ये डेस्टिनेशन पे आ गया।
फिर खुलेगा। रास्ते में कभी आप खुला हुआ TCS रिसीव भी नहीं करोगे, आप कहोगे ये तो आपने ब्रेकन कर दिया, मेरा डाटा इसमें से मे भी आपने निकालना लिया हो, ठीक है, तो आप उसे क्लेम कर दोगे। ठीक है, चलो आगे आ जाए। ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कि HTTP में और HTTPS में क्या फ़र्क होता है। HTTP स्टैंड फॉर, हाँ ये बता दिया आपको मैंने, और HTTPS क्या आगे सिक्योर लग गया। HTTP वर्क्स एट एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, ये क्या चीज़ है ये समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये हमसे रिलेटेड नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ। नेटवर्किंग में अगर हम नेटवर्किंग को समझना चाहते हो, जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई आपने घर से लेकर जो है ना कॉलेज तक आना है, तो इसका ना एक वर्चुअल सा मुझे मैप बना कर दें, तो आप क्या करोगे? आप बताओगे जनाब घर में तैयारी करेंगे, हम फिर निकलेंगे, बाइक पकड़ेंगे, गाड़ी पकड़ेंगे, कोच पकड़ेंगे, रास्ते में आएंगे, कॉलेज के अंदर एंटर होंगे, ठीक है, ऑफिस से पूछेंगे जनाब हमारी क्लास किस रूम में हो रही है, वो हमें बताएंगे, हम उस रूम में आएंगे और फिर पढ़ेंगे। ऐसे ही है ना, एक पूरा आपने रोड मैप बता दिया मुझे। सेम इसी तरह नेटवर्किंग को अगर हमने समझना हो कि नेटवर्किंग कैसे चल रही है, तो इसका एक लेयर मॉडल होता है, और ये लेयर मॉडल क्या होता है? वर्चुअल लेयर मॉडल होता है। वर्चुअल होता है सिर्फ समझने के लिए कि नेटवर्क कैसे चल रहा है। जैसे मैंने भी आपसे कहा ना कि वो क्या करेगा, इसको सील कर देगा, बंद होकर डाटा। अब ऐसे तो नहीं कोई मतलब कोई चीज़ तो बॉक्स तो नहीं है, तारों के अंदर से डाटा गुजर रहा है, तो सील का मतलब क्या है? ठीक है, डाटा तो वाइड में से गुजरने लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हैकर जो है वाइड में से डाटा पिक कर रहे हैं। लेकिन उसने कहा कि डाटा के कुछ मुख्तलिफ मोड्स हैं, किस मोड में डाटा सिक्योर है, किस मोड में डाटा सिक्योर नहीं है। अब वो ये कहता है ये जो एप्लीकेशन लेयर का मॉडल है, कहता है एक लेयर मॉडल है, उसके अंदर एक स्टेज होती है एप्लीकेशन की, और भी बहुत सारी होती है, उनको हमने नहीं डिस्कस करना। और एक स्टेज होती है ट्रांसपोर्ट की। एप्लीकेशन वाली जो स्टेज होती है वो नॉन सिक्योर होती है, और जो ट्रांसपोर्टेशन वाली सिक्योर है। ये तो हम वैसे भी समझ लेते हैं कि घर में बैठ के कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो खुली है हमारे सामने, ऐसे ही है ना। लेकिन जब हम शिफ्टिंग करने लगते हैं, क्या करते हैं, एक बॉक्स में डालते हैं सारी चीज़ें, फिर वो नज़र भी नहीं आ रही होती बहुत सारी चीज़ें हमें। तो कहते हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मोड जो है वो ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू एप्लीकेशन से, वो एप्लीकेशन से ज़्यादा सिक्योर है हमारे पास। तो कहता है भाई HTTP जो है ना वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, और HTTPS जो है वो ट्रांसपोर्ट पे काम करता है। तो मैंने अभी आपको समझा दिया कि एप्लीकेशन लेयर उतनी सिक्योर नहीं है जितनी ट्रांसपोर्ट लेयर। यानी एप्लीकेशन लेयर, तो एप्लीकेशन तो नाम से भी पता लग रहा है कि कोई चीज़ है कि जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहता है डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स, इनकी पोर्ट्स कौन सी होती हैं? अच्छा, पोर्ट्स का क्या मतलब है? जैसे मेरे पास एक हार्डवेयर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ठीक है, आपकी मोबाइल चार्ज करते हो, पोर्ट है ना, फिजिकल पोर्ट है जिसमें आप चार्जर लगाते हो। मोबाइल की तार लगानी है उसके ऊपर फिजिकल पोर्ट है, प्रिंटर लगाना है एक फिजिकल पोर्ट है, USB पोर्ट, प्रिंटर पोर्ट, कितनी सारी पोर्ट्स होती हैं, ये सारी फिजिकल पोर्ट्स हैं। इसी तरह जब हम किसी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके लिए उसने हमें लॉजिकल पोर्ट्स दिए हैं। इसका मतलब वो फिजिकली कोई चीज़ नहीं है बल्कि नंबर्स हैं, उसके नंबर्स के थ्रू वो चल रही है। तो उसने क्या कहता है कि जो इसकी पोर्ट है HTTP की जो पोर्ट है वो 80 है, और 80 की पोर्ट सिक्योर नहीं होती। और जो ये कौन, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमें कौन बता रहा है? जिन्होंने ये स्टैंडर्ड बनाए हैं, जिन्होंने ये स्टैंडर्ड बनाए हैं ना, वो हमें बता रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ भाई कंप्यूटर से कुछ लिखना है, तो मैं मैक्सिमम जो करैक्टर लिख सकता हूँ ना कंप्यूटर के ऊपर, करैक्टर जो कंप्यूटर को समझ आता है करैक्टर, वो है 255। इसका मतलब 255 करैक्टर, मैंने करैक्टर को समझे एक बाइनरी कोड है, एक ASCII कोड है, उसके रिटर्न में मुझे स्पेस मिलेगी। असल में 255 का करैक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेस बार को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए का करैक्टर मैंने लिखना है ना, वो किस करैक्टर को रिप्रेजेंट करता है? 65 को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बी लिखना है, वो 66 को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली मैक्सिमम करैक्टर जो है वो कौन सा है? ASCII करैक्टर है जो वो कौन सा है? वो 255 है। अब मैं अगर कहूँगा भाई मैंने तो बहुत महंगी मशीन ली है, भाई 5 लाख रुपए की मशीन लेकर आऊँ, इसको तो 700 करैक्टर भी लिखना चाहिए, तो वो लिख ही नहीं सकता वो, क्योंकि वो उसने तो स्टैंडर्ड फॉलो करना है ना, जो स्टैंडर्ड बना हुआ है। तो ये कह रहा है कि ये स्टैंडर्ड हैं जो बन चुके हुए हैं। तो कहता है भाई जो पोर्ट 80 है ये सिक्योर नहीं है, तो पोर्ट 80 पर जो कुछ भी चलेगा वो नॉन सिक्योर होगा, और पोर्ट 443 पर जो कुछ चलेगा वो सिक्योर होगा, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ जी? नो इंक्रिप्शन। कहते हैं इसमें इंक्रिप्शन नहीं है, और HTTPS में इंक्रिप्ट भी करता है और डिक्रिप्ट भी करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इंक्रिप्ट का मतलब क्या है? लिफाफा बंद कर दिया। डिक्रिप्ट का मतलब क्या है? लिफाफा खोल लिया, मतलब सील लगाई, सील काट दी तो डिक्रिप्ट हो गया। तो कहता है जब आपके पास आप सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी तो इंक्रिप्ट करेगा, जब क्लाइंट के पास पहुंचेगा तो डिक्रिप्ट हो जाएगा। ये किस में होगा? HTTPS में होगा, HTTP में ऐसा नहीं होगा। तो ये पोर्ट 80 है,
ये तो किस यूज के मतलब इसको कौन यूज करता इंटरनेट के लिए, जैसे इंटरनेट आप यूज नहीं कर रहे हो yahoo.com वेबसाइट पे जा रहे हैं है? फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट पर रहा हूँ, पोर्ट 80 मेरे किस बेनिफिट के लिए? वो चीप है क्या? जी, बेसिकली नहीं, कुछ चीज़ें उससे ओपन रखी हुई है ना, जैसे कोई भी बंदा इंटरनेट यूज़ करना होता है ना तो उसकी पोर्ट है 8080, ठीक है। उसने कहा जो एच शुरू में बेसिकली क्या है, इनकी स्टेजेस थी ना कुछ डेवलपमेंट की, जब चीज़ें आ रही थी उस वक्त किस पे काम कर रही थी। पहले एच टी टी पी होता, जब HTTPS नहीं था, इसका क्या मतलब है, फिर उन्होंने सिक्योर पोर्ट बनाई होगी ना, इश्यूज आए होंगे तो उन्होंने कहा अब इसको सिक्योर कर देते हैं। पहले 80 पर चल रहा था सब कुछ, बेटर वर्जन। हाँ ये समझ लो कि ये उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है, ठीक है। और इम्प्रूव्ड वर्जन सिक्योर है, जो पहले वाला वर्जन है वो नॉन सिक्योर है, ठीक है। खत्म होगी बात, ये वाली बात हमारी खत्म होगी। चलिए, हमने क्या देखा पहले, ये अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट लेयर को भी मैंने वैसे बताया आपको, थोड़ा सा यहाँ भी लिखा हुआ है, इसको ये भी देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर बताया था मैंने, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है, लेयर मॉडल की एक लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी encrypts data sent over the internet to ensure that hackers are unable to see what the transmission, which is particularly useful for private and sensitive information such as passwords, credit card information. ये बताया ना आपको, एंड पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस। कहता है ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है, तो कोई भी बंदा रास्ते में आपका डाटा नहीं देख सकता अनटिल वो डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाए, ठीक है। और ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है कि जब कुछ चीज़ आप भेजते हो तो उसमें पैकेट पे लिख कर भेज, जैसे हमारे TCS आता है उसमें लिखा होता है ना इसकी डेस्टिनेशन क्या है, तो डेस्टिनेशन पे जाकर मतलब हम ये कहेंगे कि उसे पता कैसे लगेगा डेस्टिनेशन क्या है, उसने डेस्टिनेशन पे एड्रेस लिख दिया ना कि भाई मुझे इधर से एक रिक्वेस्ट आई है, इस IP पे जाकर तुमने इसे खोल देना, इस IP एड्रेस पे जाकर आपने इस इंफॉर्मेशन को ओपन कर देना, ठीक है। सो कहता है ट्रांसपोर्ट लेयर में जो कुछ जाएगा वो सिक्योर होगा, और इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TLS, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये जस्ट इतना ही था। पहले हमने क्या देखा, 404, फिर हमने देखा जी HTTP क्या होता है, ट्रांसपोर्ट को भी देख लिया। ये क्या है, व्हाट इज रीडायरेक्ट एंड टाइप ऑफ रीडायरेक्ट्स, ठीक है जी। रीडायरेक्ट क्या है, रीडायरेक्ट नाम का क्या मतलब है कि भाई हम किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब यहाँ पर आते हैं अभी ग्राफिक्स के स्टूडेंट्स, पीछे आके बैठ जाते हैं, मैं उनसे कहता हूँ नहीं भाई यहाँ पर ग्राफिक्स की क्लास नहीं हो रही, ग्राफिक्स की क्लास लेनी है तो रूम नंबर 3 में चले जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ मैंने उन्हें रीडायरेक्ट कर दिया कि भाई यहाँ नहीं, यहाँ से कहीं और चले जाओ, ठीक है, इट इज़ अ रीडायरेक्ट। अब वो ये कहता है कि रीडायरेक्ट हमारे पास, अब हम SEO के वाले से देख रहे हैं कि बाबा रीडायरेक्ट कितने हैं। इसके मिसाल ये है कि भाई मैं लिखूँ www.peaksolutions.edu.pk फॉर एग्जांपल, लिखकर जब मैं एंटर करूँ तो jio.tv की वेबसाइट खुल जाए, इसका मतलब क्या हुआ, रीडायरेक्ट हो गया, यानी एक जगह से दूसरी जगह चली गई वेबसाइट, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये रीडायरेक्ट हैं क्या और हमें यहाँ पर इनकी ज़रूरत क्या है, ठीक है, रीडायरेक्ट्स की। A redirect is a way to send both users and search engines to different URLs. कहता है रीडायरेक्ट क्या होता है कि यूजर्स को, यानी कि जो रिक्वेस्ट भेजता है वेबसाइट की, और सर्च इंजन्स को वो किसी दूसरी वेबसाइट पे भेज देगा। अब देखें ना, आपकी वेबसाइट को दो लोगों ने देखना है ना, अगर हम देखें एक्सेस कौन कर रहा है, एक तो सर्च इंजन का क्रॉलर और एक विजिटर, दो लोग एक्सेस कर रहे हैं ना आपकी वेबसाइट को। क्रॉलर रैंकिंग करने के लिए कर रहा है, आपकी वेबसाइट को स्कैन करने के लिए करता है कि भाई ये वेबसाइट कैसी जा रही है, मैंने इसको प्लेस करना है, और यूज़र अपने काम के लिए कर रहा है, ठीक है। अच्छा, कहता है भाई हमारे पास तो दो URLs हैं, सॉरी दो रीडायरेक्ट्स हैं, कौन से, 301 302। 301 जो है कहता है ये परमानेंट रीडायरेक्ट है, और 302 जो है वो टेम्परेरी रीडायरेक्ट है। ऐसे ही है ना, जैसे मैं ये पीक सोल्यूशन वाले हैं, ये कुछ मेंटेनेंस करना चाह रहे हैं पूरे कॉलेज की, ठीक है, तो साथ वाली एक बिल्डिंग ले लें और इनको पता ही यार 1 महीने में सारी मेंटेनेंस हो जाएगी, पेंट शेंट हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो 1 महीने के लिए क्लासेज उन्होंने वहाँ शिफ्ट कर दी और कॉलेज के बाहर लिख के लगा दिया थी कि हम टेम्परेरी तौर पर साथ वाली बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं, और महीने के बाद वापस आ गए। तो ये कौन से वाला है, ये है टेम्परेरी। लेकिन अगर ये अपनी बिल्डिंग ही चेंज कर लें और पता लगे तो यहाँ से ये चले गए हैं और अब ये मुर्गी खाने में चले गए हैं, या मुगलपुरे में चले गए हैं, या धर्मपुरे में चले गए हैं, अब ये कौन सा है, ये परमानेंट रीडायरेक्ट है। कुछ अर्से के बाद यहाँ पर कुछ और खुल जाएगा, कोई और काम होना शुरू हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही है ना। तो कहता है ये एक टेम्परेरी है। तो कहता है आपने अपनी वेबसाइट से समटाइम्स किसी को परमानेंटली रीडायरेक्ट करवाना है और समटाइम किसी को टेम्परेरी। अभी हम देखते हैं कि परमानेंट कब करवाना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरा एक क्लाइंट है,
उसने 1988 में बिजनेस शुरू किया, ठीक है, और वो कुछ चीज़ें बेच रहा था। उसने अपनी कंपनी खोली और उस कंपनी का नाम रख लिया दस्तगीर इंजीनियरिंग। उसके बाद क्या हुआ जनाब, 2023 एंड 24 में उसके बच्चे जवान हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब बाबा ये क्या नाम रखा आपने, मैंने पूछा इसका नाम कुछ और होना चाहिए, ठीक है, कोई मम्मी डैडी स्टाइल उन्होंने नाम सोचा उसका, ठीक है, फास्ट किचन इस तरह का कोई नाम लिया। अब नाम चेंज हो गया उनका, लेकिन 1988 से लेकर आज तक कितना क्लाइंट है उनका, क्लाइंट तो बहुत होगा। अब वो तो एक ब्रांड बन चुके होंगे ना दस्तगीर इंजीनियरिंग, कोई इतना अच्छी अप्रोच तो नहीं है ना, मगर इतनी अच्छी अप्रोच नहीं कि एक नाम को बंदा ख़त्म करे, तो हम उनसे ख़त्म नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी एक वेबसाइट दस्तगीर इंजीनियरिंग है और एक हमारी वेबसाइट बन चुकी हुई है जी हाइपर किचन के नाम से चले। अब हम ये कह रहे हैं कि नया नाम उसका है हाइपर किचन। अब कोई भी बंदा लिखता है www.dastagirengineering.com, तो हम कह रहे हैं कि जो सर्विसेज हम दस्तगीर पे दे रहे थे उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे देंगे जी, हमने 1988 में ये कंपनी इस नाम से शुरू की थी, अब ये इस नाम से काम कर रही है। और फिर वो आ जाएगा कहाँ पर, दस्तगीर इंजीनियरिंग की वेबसाइट नहीं खुलेगी बल्कि हाइपर किचन की वेबसाइट खुल जाएगी। तो एक तो रीडायरेक्ट का पर्पज़ ये हो सकता है, ठीक है। अब ये वाला रीडायरेक्ट टेम्परेरी तो नहीं लगाओगे, ये तो परमानेंट लगा दोगे। अब मैं ना उस डोमेन को छोड़ूंगा और नई डोमेन को भी यूज़ कर रहा हूँ, अब उस डोमेन पर जो भी आएगा वो इस डोमेन पर आ जाएगा। एक तरीका, एक वजह यह है कि मैंने जब परचेज़ की डोमेन तो उस वक्त मैंने SSL नहीं थी ली, ठीक है। तो अगर मैंने SSL नहीं ली तो इसका मतलब है मैं HTTP पर हूँ। जब मैंने SSL ले ली फिर मैं HTTPS पर चला गया, ऐसे ही है ना। तो अब ये शिफ्ट करने के लिए भी मैं परमानेंट रीडायरेक्ट इस्तेमाल करूँगा, यानी मैं इसे कहूँगा कि भाई अब मेरी वेबसाइट को HTTP से कहाँ ले जाओ, HTTPS पे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बंदा चाहे HTTP से लिखे या HTTPS से लिखे, मेरी वेबसाइट कौन सी खुलेगी, HTTPS वाली ही खुलेगी। अब वेबसाइट का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, HTTP और HTTPS। यानी पहला वर्जन जो था वो किस पर था, HTTP पर था, दूसरा वर्जन किस पर आ गया, HTTPS पर आ गया। तो कहता है अगर आपने पहले ली थी और अब आपने इसको अप्लाई करना है तो इस तरह भी हम रीडायरेक्टर लगाकर उसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कोई बंदा लिखेगा httpxyz.com, खुलेगी कौन सी वेबसाइट, https.xyz है। अब जब खुलेगी तो उस पर लॉक लगा होगा, और जो अगर हमने दूसरी ली होगी तो उस पर लॉक नहीं होगा, लेकिन वो तो आएगी नहीं ना, खत्म होगी ना वो तो, अब वो तो नज़र ही नहीं आएगी, क्योंकि वो नज़र आएगी तो सिक्योरिटी कहाँ अप्लाई होगी। तो ये तो हो गया इसका परमानेंट इस्तेमाल, मैंने आपको बता दिया क्या हो सकता है। अच्छा, अब वो ये कहता है कि परमानेंट में आपको कोई लॉस तो नहीं होता इस तरह शिफ्ट करने से, क्योंकि आपने मसलन मेरी 12 साल की एक वेबसाइट है, मैंने उसकी SEO की होगी, तो क्या मेरा SEO का स्कोर तो नहीं कम हो जाएगा, या मुझे नए सिरे से SEO तो नहीं करवानी पड़ेगी हाँ वेबसाइट की। तो कहता है वो क्या कहता है जी, 301 रीडायरेक्ट पासिस बिटवीन 90 to 99% लिंक इक्विटी। लिंक इक्विटी का मतलब क्या हुआ जी, रैंकिंग पावर, और आसान कह लें कि SEO। कहता है भाई आपका SEO स्कोर 7 शिफ्ट कर जाएगा 90 to 90, सिर्फ 0.1% का ऑप्शन है कि शायद इतना आप लूज़ करो, ये तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके साथ SEO साथ मूव कर जाती है। आपने ये परेशान नहीं होना कि इसकी SEO में कोई फ़र्क आएगा। नहीं, हम तो दोनों को पे कर रहे हैं ना, 10 साल बाद भी कस्टमर उसी वेबसाइट पे आ सकते हैं। हाँ नहीं, हमने दोनों डोमेन रखी हुई हैं, वो भी रखी। रीडायरेक्ट उसी सूरत में होगा जब आपके पास डोमेन होगी। अगर आपके पास डोमेन ही नहीं है तो रीडायरेक्ट आपके पास होस्टिंग भी होगी, चल पुरानी वेबसाइट ही होगी लेकिन खुलेगी नहीं, चलाएंगे हम पुराना मॉडल ही। लेकिन जैसे अभी मैं आपको 2 वेबसाइट दिखाई है ना, एक दस्तगीर इंजीनियरिंग दिखाई, एक चूंगा दिखाई, तो मैंने दस्तगीर इंजीनियरिंग को सपोज चूंगा पे कर दिया तो कोई बंदा खोलेगा dastagirengineering.com, खुलेगी नहीं, सीधी वो कहाँ चली जाएगी। जैसे मैंने भी आपसे कहा कि हम लिखेंगे पीक सोल्यूशन नहीं खुलेगी, खुलेगी GeoTV, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कहता है जी स्कोर आपका साथ मूव कर जाता है। तो अब में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा SEO मसला करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। आगे ये एग्जाम्पल्स हैं मैंने भी आपको बताई हैं, लिखी हुई हैं यहाँ पर, ये सारा परमानेंट की बात हो रही थी। अब हम आ जाते हैं टेम्परेरी में। अब टेम्परेरी रीडायरेक्ट कैसे लगेगा जी, ये होस्टिंग से लगता है। डोमेन में जाएंगे, वहाँ पर रीडायरेक्ट की ऑप्शन आएगी, वहाँ पर लिखा होगा 301 और 302 cPanel से। ये मैं आपको दिखा दूंगा किसी दिन, cPanel दिखाऊँ, यहाँ आते हैं तो cPanel नहीं चलता, इसकी मैं वीडियो एक बनाकर आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है, तो जिसमें आप देख लेंगे कि ये cPanel से ये सेटिंग कैसे होती है। और अगर आपकी नई वेबसाइट होगी तो सिंपल होगी, उसमें आपको रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसमें ऑटोमेटिकली SSL लगा होगा, पहले ही वो लगा कर ही देंगे ना, जब आप होस्टिंग में जाओगे तो होस्टिंग लेवल पर ही सारा काम कर लेंगे खुद से। अच्छा,
अच्छा, कहता है इट इंडिकेट्स दैट यूआरएल हैज बीन टेम्परेरीली मूव्ड। ये मैंने बता दिया कि कोई भी साइट टेम्परेरी तौर पर क्यों मूव की जाती है। सर्च इंजन डज नॉट इमीडिएटली पास पेज रैंक। क्या कहता है? कहता है यहाँ पर एसईओ मूव नहीं करेगा साथ, यहाँ पर आपका पेज रैंक साथ मूव नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि भाई ये टेम्परेरी नहीं है ना, परमानेंट तो नहीं है ना, ये तो थोड़ी देर के लिए आए थे, कुछ मेंटेनेंस की पर्पज से आए हैं मे बी। आपने वेबसाइट में कुछ काम करना हो तो आप दूसरी वेबसाइट पे इसको ले गए, तो इसमें आपकी एसईओ साथ मूव नहीं करेगी, और जितनी देर आप टेम्परेरी पे रहेंगे आप अपना एसईओ स्कोर को लूज कर रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अच्छा, कहता है ये क्यों कर सकते हैं हम? कहता है एक वजह तो ये है कि आप कुछ मेंटेनेंस कर रहे हैं, दूसरी वजह कहता है इसकी हो सकती है ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग का क्या मतलब है कि मैं अपनी किसी एक चीज़ के एक वर्जन को दूसरे वर्जन के साथ चेक करना चाहता हूँ। यानी आपने 2 वेबसाइट्स बनाई और रीडायरेक्ट करवा कर आप उसे चेक कर रहे हैं कि अच्छा कौन, जैसे मैं कहता हूँ भाई 7 से 8 में मैंने लेक्चर दिया और फिर मैंने 8 से 9 में भी लेक्चर दिया, तो मैं कहता हूँ मैंने देखना है कि इन दोनों में से जो सा अच्छा लेक्चर होगा उसे मैं अपलोड करूँगा। इट इज़ कॉल्ड ए बी टेस्टिंग। समझ आ गई बात? ए बी। या मैंने फेसबुक पर ऐड चलाया, आज 1000 रुपया लगाया और एक ऐड चला दिया, तो मुझे पता लगा जनाब इसके ऊपर जब मैंने देखा तो इसकी रीच आई थी, सपोज कर रहा हूँ 800 इसकी रीच थी, ठीक है, इंगेजमेंट इसकी 300 थी और मैसेजेस मुझे आ गए 6। फिर मैंने कल का दिन दोबारा ऐड चलाया सेम इसी तरीके से, पैसे मैंने उतने ही लगाए लेकिन मैंने कुछ टारगेटिंग चेंज की, ठीक है, मतलब कुछ तो चेंज किया होगा ना। फिर मैंने 1000 रुपया लगाया, फिर मुझे पता लगा जब मेरी रीच जो थी ना वो तो 820 हो गई, मेरी इंगेजमेंट जो थी ना वो 517 हो गई, और जो मेरे मैसेज थे वो भी बढ़ गए। सो ये इट इज़ कॉल्ड ए बी टेस्टिंग कि हमने क्या किया, अपने ही काम के एक वर्जन को दूसरे वर्जन से कंपेयर किया। सो इस काम को करते हैं ए बी टेस्टिंग। तो कहता है जब आप ए बी टेस्टिंग कर रहे हो, ये मैंने फेसबुक की एग्जांपल दी, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो फेसबुक के सिनेरियो में, ठीक है ना, वो तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के सिनेरियो में। ये वाला काम तो हम वेबसाइट के ऊपर कर रहे हैं, इसे समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो कहता है इस काम के लिए हम इसको लगाते हैं, वैसे ये हम कम लगाते हैं, 302 नहीं हम लगाते हैं। ये मैंने ए बी टेस्टिंग को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। कहता है इसको स्प्लिट टेस्टिंग भी बोलते हैं और बकेट टेस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर कोई आपसे पूछे व्हाट इज स्प्लिट टेस्टिंग, तो इट इज़ कॉल्ड ए बी टेस्टिंग। वो बंदा आपसे पूछे व्हाट इज बकेट टेस्टिंग, तो ये भी ए बी टेस्टिंग ही होती है। इज अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग 2 वर्जन्स ऑफ वेब पेज और ऐप अगेंस्ट ईच अदर टू डिटरमिन विच वन परफॉर्म बेटर, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको स्टार्स की वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ, एक स्टार्स कॉलेज बनी हुई है ना, एक स्टार्स एंट्री टेस्ट बनी हुई है। तो अब हम महीने 2 महीने के बाद बनाने के बाद चेक करते हैं भाई इनमें से अच्छा कौन सा रिजल्ट कर रही है, तो हम उसको अपनी मेन वेबसाइट बना लेंगे। ठीक हो गया। चलो, ये एक वेबसाइट का नाम मैंने लिखा हुआ है यहाँ, quora.com। यहाँ पर जाकर अपना अकाउंट बनाइएगा। ये एक फोरम है FAQs का, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का। यहाँ पर आप सवाल पूछ भी सकते हैं, जो आप दे भी सकते हैं, ठीक है। ये कोरा का फोरम है, इसे ज्वाइन कर लें और इधर जाकर पूछा करें बेशक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। बहुत एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं, पूछने वाले भी बैठे होते हैं, बताने वाले भी बैठे होते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ से पूछ सकते हो। ये कोरा इस वक्त सबसे अच्छा फोरम है। चलो, मैंने आपको क्या करवा दिया, 404 HTTPS ट्रांसपोर्ट प्लेयर और रीडायरेक्ट्स। ऑन साइट एसईओ को हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। ये आपने मुझे अगली क्लास